हेलो बच्चों, आज हम मानव तंत्र के अंदर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मानव तंत्र में हमने दो तंत्र का अध्ययन कर लिया, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र। आज जो तीसरा तंत्र है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम, रक्त और परिसंचरण तंत्र। तो आपको पढ़ाया था पाचन तंत्र में भी जो पचित जो भोजन है वो रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। श्वसन में जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भी रक्त के माध्यम से विभिन्न भागों तक पहुंचती है। तो हमारे शरीर में ये परिसंचरण किस प्रकार से होता है? तो मानव का जो परिसंचरण है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है। पहला है रक्त, दूसरा है हृदय और तीसरा है रक्त वाहिनियाँ। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रक्त के बारे में। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। जो रक्त होता है वो लिक्विड या तरल फॉर्म में होता है और ये कौन सा उत्तक कहलाता है? तरल संयोजी उत्तक है। इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7.4। अब ये पीएच क्या होता है ये हम नेक्स्ट जब केमिस्ट्री के लेसन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। पीएच अम्लता और क्षारता को मापने का एक स्केल होता है, उसको हम कहते हैं पीएच स्केल। तो हमारे रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। यानी पीएच स्केल में 0 से 7 तक तो जो होता है वो अम्लीय माध्यम होता है, 7 उदासीन बिंदु होता है और 7 से 14 तक का जो माध्यम होता है वो क्षारीय होता है। तो हमारे रक्त का पीएच 7.4 है। इसका मतलब है कि हमारा रक्त अम्लीय तो ज़्यादा है और हल्का सा क्या है? क्षारीय है। अब रक्त के दो मुख्य भाग हैं, तरल भाग और ठोस भाग। तरल भाग में क्या आता है? प्लाज्मा, और ठोस भाग में आती हैं रुधिर कणिकाएँ। कौन कौन सी होती हैं? लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और बिंबाणु या प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो रुधिर का 55% भाग बनाता है। कितने प्रतिशत भाग बनाता है? 55% भाग। अब इस 55% में से इसमें 92% तो क्या होता है? जल होता है और 8% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये है तरल वाला भाग। अब ठोस वाला भाग कौन सा आ जाएगा? लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और बिंबाणु या प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाल रुधिर कणिका या आरबीसी। लाल रुधिर कणिका कुल रक्त का 99% होती है। यानी हमारा जो रक्त है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी कणिकाएँ पाई जाती हैं? लाल रुधिर कणिकाएँ पाई जाती हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है ये वर्णक होता है, हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है, और इस हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। ये केंद्रक विहीन होती हैं। केंद्रक विहीन का मतलब है इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है लाल रुधिर कणिकाओं में। इनकी आयु 120 दिन की होती है। जो लाल रुधिर कणिका है वो कितने दिनों तक जीवित रहती हैं ब्लड में? 120 दिन तक। फिर वो बनती हैं, पुरानी खत्म होती हैं, फिर नई बनती हैं, इस तरह से बनती जाती है। और इनका जो निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा में। अब अस्थि मज्जा क्या होता है कि जो हमारी हड्डियां होती हैं वो अंदर से खोखली होती है, लेकिन इनके अंदर एक प्रकार का द्रव या लिक्विड भरा रहता है, इसको हम कहते हैं अस्थि मज्जा। तो जितनी भी रुधिर कणिका है उनका निर्माण किस में होता है? अस्थि मज्जा में ही होता है। नेक्स्ट है WBC या श्वेत रुधिर कणिकाएँ। श्वेत रुधिर कणिकाएँ ये प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली कणिकाएँ हैं, कोशिकाएँ हैं। अब प्रतिरक्षा कि हमारे शरीर की बाहरी रोगाणुओं से, जीवाणुओं से जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली कोशिकाएँ कहलाती हैं। और ये कौन सी होती है? श्वेत रुधिर कणिका। तो हम जिस वातावरण में रहते हैं उसमें हमारे शरीर पर बहुत सारे बैक्टीरिया, जर्म्स क्या करते हैं? अटैक करते हैं। लेकिन क्या हम हमेशा बीमार होते हैं या नहीं होते हैं? क्यों? क्योंकि श्वेत रुधिर कणिकाएँ उनसे क्या करती हैं? संघर्ष करती हैं, उनको नष्ट करती हैं और हमको बीमार होने से क्या करती हैं? बचाती हैं। तो इस तरह से ही हमारे शरीर में क्या करती हैं? प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। इनका निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में होता है। इनको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसीलिए कैसी होती है? रंगहीन होती हैं। लेकिन इनमें केंद्रक पाया जाता है। लाल रुधिर कणिका में केंद्रक नहीं होता है, जबकि श्वेत रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। अब श्वेत रुधिर कणिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, कणिकाणु और अकणिकाणु।
अब कणिकाणु में बहुत सारी आती हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। कणिकाणु भी दो इसमें होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब लिम्फोसाइट भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। ये बहुत सारी हैं। एक तरह से श्वेत रुधिर कणिकाओं को हमारे बॉडी का सोल्जर कहा जाता है। जैसे हमारी सेना पर जो हमारी सुरक्षा करती है सीमा पर रह करके, उनमें हर सैनिक का कार्य अलग होता है। कोई सूचना देता है, कोई दुश्मनों को क्या करता है, नष्ट करता है, कुछ मरे हुओं को जो खत्म हो जाते हैं सैनिक उनको ले जाता है। तो जितनी तरह की कोशिकाएँ श्वेत रुधिर कणिकाएँ, उनमें सबका अलग अलग कार्य होता है। इस तरह से इनको हमारी बॉडी का सोल्जर भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी बैक्टीरिया, जर्म्स या बाहरी रोगाणुओं से क्या करती हैं? सुरक्षा करती हैं। नेक्स्ट जो है वो है बिंबाणु। बिंबाणु को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। जैसे अभी आपको बताया श्वेत रुधिर कणिकाओं को क्या कहा गया था? ल्यूकोसाइट। ऐसे ही बिंबाणु को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इनका निर्माण भी वही लाल अस्थि मज्जा में होता है। इनका जीवन काल कितने दिन का होता है? 10 दिन का। अच्छा, श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? लगभग 7 दिन का होता है। लाल रुधिर कणिका का 120 दिन, श्वेत रुधिर कणिका का लगभग 7 दिन, और बिंबाणु का कितने दिन का होता है? 10 दिन का होता है। ये जो बिंबाणु या जिनको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं। अब रक्त का थक्का क्या होता है कि जब भी कभी हमारे हाथ में या पैर में कट लग जाता है या कोई इंजरी हो जाती है तो आप वहाँ से दबा लेते हो, तो थोड़ी देर दबाने के बाद जो रक्त है वो बहना क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो जो ये रक्त का बहना जो रुक रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? रक्त का थक्का बनाना। और रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करती हैं? बिंबाणु या प्लेटलेट करती हैं। इस तरह से हमने लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका, बिंबाणु और प्लाज्मा के बारे में पढ़ा। अब हमारे शरीर में इन सबको मिलाकर कि रक्त के क्या कार्य हैं, जो रक्त है वो हमारे शरीर में क्या कार्य कर रहा है। जो पहला कार्य है, O2 व CO2 का वातावरण तथा उत्तकों के मध्य में विनिमय करना। जैसे आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हो, तो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य है कौन कर रहा है? रक्त कर रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्रित करके वापस बाहर लाने का कार्य भी कौन कर रहा है? रक्त कर रहा है। नेक्स्ट है पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन करना। आपको पाचन तंत्र में पढ़ाया था कि जो पचित पदार्थ होते हैं, भोजन के पचित जो भाग होता है उसको क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। और अवशोषित जो भाग है वो रुधिर के माध्यम से ही शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। नेक्स्ट, शरीर के ताप को नियंत्रित करना। जो रुधिर होता है वो हमारे शरीर के ताप या टेम्परेचर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, प्रतिरक्षा का कार्य करना। अभी आपको बताया था श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रतिरक्षा का कार्य करती है और हमको बीमार होने से क्या करती हैं? बचाती हैं। नेक्स्ट है हार्मोन का परिवहन करना। अब हमारे शरीर में बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन इन हार्मोन को ले जाने के लिए कोई नलिकाएं या वाहिकाएं नहीं होती हैं। ये जो हार्मोन होते हैं वो किस में मिलते हैं? सीधे रुधिर में मिलते हैं और रुधिर ही उनको विभिन्न भागों तक ले जाता है। शरीर के पीएच को नियंत्रित करना। और लास्ट है उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। तो जितने भी प्रक्रम हमने पढ़े हैं 3, इन सब के दौरान हमारे शरीर में बहुत सारे हानिकारक पदार्थ बनते हैं। तो इन हानिकारक पदार्थों को शरीर के उन अंगों तक या भागों तक लाने का कार्य करता है रक्त, जहाँ से वो उत्सर्जित किए जाते हैं। तो आज हमने रक्त की भागों का और रक्त के कार्यों का क्या किया है? अध्ययन किया है। कल हम रक्त के प्रकारों का अध्ययन करेंगे, जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनका अध्ययन करेंगे और उसी के साथ में हम हृदय की संरचना पढ़ेंगे। धन्यवाद।